हॉस्पिटल बेड पर लेटी है 19 साल की स्टूडेंट। दावा यह किया जा रहा है कि रैगिंग और प्रोफेसर के गंदे टच की वजह से इस लड़की ने इस दुनिया को छोड़ दिया है। पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। सर, हाँ सर। कौन से सर? सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक क्या बोला था अशोक सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब अब मैं कैसे बताऊं आप? बता ना, बता कैसे करते थे हरकतें? बता। कैसे बताऊं? पापा को बाहर भेज दूं? पापा को नहीं, पापा को क्यों भेजना? तो फिर कैसे कैसे हरकतें करते थे बता? अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे, वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? हाँ, क्या बोलते थे? बहुत कुछ बोलते। बताना क्या बोलते थे? क्या बताऊं अब आपको? बता बता क्या बोलते थे? अच्छा बच्चा है ना, बता क्या बोलते थे? उठ के बैठ के बताऊं? अच्छा रुक एक मिनट। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो 19 साल की पल्लवी है, दावा यह कह रही कि प्रोफेसर उसे गंदी गंदी जगह पर छूते थे, जो दोस्त थे उसे परेशान करते थे और इस वजह से उस दुनिया को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो चुकी है। लेकिन जब हम जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमारे हाथ एक और वीडियो लगा। उस वीडियो में दावा यह किया जा रहा है कि जो प्रोफेसर जिसे बदनाम किया जा रहा था, प्रोफेसर अशोक, वही प्रोफेसर दूसरी वीडियो में यही लड़की उन्हें अच्छा बता रही है और बता रही कि वो उनके साथ मिलनसार स्वभाव रखते थे। पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। पढ़ने नहीं देती थी तेरे को? मारते भी थे तेरे को? बता किससे मारता तेरे को? बता बता जल्दी बता। बताएगी नहीं तो फिर होगा कैसे? बता अभी जो बता, अभी जो बोला वो फिर से बोल। जो बार बार बोलती है तू वो बोल, आप बोल। अब बोल। किससे मारा? बोतल से मारा? डंडे से मारा? बोतल से मारा था एक दीदी ने? कॉलेज में ना, सिर में। है ना? और साथ उसके साथ में कौन था? और जो मोनिका थी वो भी साथ में थी। कमोनी का? हाँ वो भी मिली थी उनके साथ। हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। अच्छा। मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। क्या बोलती? फेल हो गई है तू? तो फेल तो बोलना सारे होते हैं। तुम लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ, तो तुम लोग कौन से आगे बढ़ जाओगे? ऐसे किया मम्मी। ऐसे किया तेरे साथ? और कुछ? और बता। और बता। क्या किया तेरे साथ? बता मेरा बच्चा, बता। दिल में मत रख। जो तभी ये हटेगी। जो तेरे दिमाग में ना सब बता, क्या हुआ? बता दे। बता। बता, वो कौन करता था? बता कुछ नहीं होता, डरना नहीं, बता। और कॉलेज में सब ठीक रहते थे तेरे साथ? और तो सारे ठीक थे। सर वगैरह सब ठीक थे? जो अशोक सर था वो एक मिनट बोलने लगी तो खुद ना लो मुंह थे। हाँ, एक कोई सर सब ठीक थे? मैडम में सर सब ठीक थे? ये अशोक सर कौन है? अशोक सर अच्छे हैं। अच्छे हैं? तो सुना आपने, क्या एक लड़की जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, उस पर परिवार की तरफ से ही दबाव बनाया जा रहा था कि कॉलेज के खिलाफ कोई कहानी बताओ, अपने दोस्तों को बदनाम करो, क्योंकि इस कहानी में कई सारे दांव
पेच हैं। एक लड़की जो अपने प्रोफेसर को पहले बदनाम करती है लेकिन दूसरे वीडियो में उनकी तारीफ करती है, दोस्तों के लिए एक अलग कहानी बताई जाती है, फिर दोस्तों के लिए ही कुछ और वीडियो में कुछ और कहानी निकलकर सामने आती है। एक ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी जिसमें कई ज्यादा टर्न एंड ट्विस्ट हैं। हम कोशिश करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए उन तमाम किरदारों से आपको मिलवाएं, उन्हीं की जुबानी ऑन कैमरा आपको बताएं जो पल्लवी के दोस्त थे, जो उसे अच्छे तरीके से जानते थे। खुद उनके मां बाप का भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे पास। क्या है अंदर की कहानी, क्योंकि जो आपको ऑन कैमरा भी सुनाई दिया शायद वो सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या है पर्दे के पीछे की और रहस्यमयी कहानी, आज उठाएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो पूरी वारदात है, पहले आप उसको सुनिए, समझिए और उसके बाद किसी अनुमान पर पहुंचिए कि कौन सही है कौन गलत। क्योंकि जब तक पुलिस इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेती तब तक उस बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। दरअसल ये जो पूरा मामला है हिमाचल के धर्मशाला का है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें पल्लवी 19 साल की एक लड़की जो है वो पढ़ा करती थी और पिछले साल उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। इस साल जुलाई में रिजल्ट आया था जिसमें पता लगता है कि वो 3 पेपर में फेल हो गई। लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग वर्जन है। दरअसल जो पल्लवी के पेरेंट्स हैं, जो पल्लवी का वर्जन है उसमें कहा गया कि वो एक पेपर में सिर्फ 1 नंबर से फेल हो गई थी और इसके बाद करीब 3 महीने तक वो कॉलेज नहीं गई। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उसे लगा कि अब वो कैसे आगे बढ़ पाएगी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। इस बारे में उसने अपने परिवार से भी बताया और यहाँ पर ये देखिए जो परिवार के लोग हैं उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि तुम कॉलेज जाओ, अपने टीचर से बात करके देखो। इसी सिलसिले में पल्लवी का जो वर्जन है, जो उनकी फैमिली का वर्जन है, उसमें कहा गया कि पल्लवी इसके बाद सितंबर में जब कॉलेज जाती है अपने टीचर से बात करती है और कहती है सर सिर्फ 1 मार्क्स की बात है, किसी तरीके से देख लीजिए, मुझे पास कर दीजिए, मैं सेकेंड ईयर में आना चाहती हूँ। तो वहाँ पर टीचर्स ने कहा कि करेक्शन का तुम्हें 1 पेपर तो देना ही होगा। और इसके बाद जो पल्लवी है उसे ह्यूमिलिएट किया जाता है क्लास के अंदर। जो टीचर हैं बदतमीज़ी करते हैं, जो उसकी दोस्त जिन पे आरोप लगा है, जिन्हें आरोपी बनाया गया लड़कियों को, वो उसे बोतल से मारती हैं, उसे टॉर्चर करती हैं, उसके पास चाकू लेके आती हैं, उसके बाल काटती हैं। और तो और जो टीचर थे, जो अशोक पर आरोप लगाया गया कि उसको उसकी छाती पर टच करते हैं, उसको गलत जगह छूते हैं, बैड टच करते हैं और ये सारी चीज़ें उस लड़की से बर्दाश्त नहीं होती। वो रोते रोते भागती है और कहानी ये आती है कि वो अपने पिता को कॉल करती है और कॉल कर कर पूरी कहानी बताती है। पिता उसको वापस घर लाते हैं। बच्ची उस रात, जो 19 साल की लड़की थी, वो उस रात ठीक रहती है लेकिन अगली रोज़ उसे बुखार आता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लगातार 1 महीने तक वो लड़ाई लड़ती है और दिसंबर यानी 26 तारीख को उसकी मौत हो जाती है। अब ये जो पूरा एंगल सामने आया, पूरी कहानी सामने आई, परिवार वाले सोचिए 26 तारीख को जब बच्ची की मौत होती है तब 1 जनवरी को, यानी करीब करीब आप यूँ सोचिए 5-6 दिन बीत गए, उसके बाद 1 जनवरी को वीडियो पोस्ट किया जाता है परिवार के द्वारा और बताया जाता है कि उसके साथ कॉलेज में कैसे कैसी चीज़ें हुई, कैसे कैसे घटनाक्रम हुए और कैसे उसे बहुत ज़्यादा जलील किया गया। लेकिन जब आप स्कूल का वर्जन सुनेंगे, जब कॉलेज का वर्जन सुनेंगे तो पता लगता है बच्ची 1 पेपर में नहीं बल्कि 3 पेपर में फेल हो गई थी और इसकी भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जानना होगा, जो पेरेंट्स अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट पर, ये कहा जा रहा है कि बच्ची को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। उसी में से एक लड़की जो आरोपी बनी है, नाम है कमोलिका, जिसे पुलिस ने आरोपी बनाया परिवार वालों के बयान के आधार पर, वो अब सामने आई है और उसने बहुत सारी हकीकत सामने रखी। यहाँ तक कि उसने कोशिश की और उसने ये तक कहा कि जो पल्लवी है उसे न्याय मिलना चाहिए लेकिन उसके परिवार का सच भी सामने आना चाहिए। उसने जो चीज़ें बताई आप उन्हें सुनिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो ऐसा क्यों कह रही है। नाम कमोनिका है। आप कहाँ से हो? मैं सिद्धबाड़ी से। कौन से कॉलेज में हो और कौन से ईयर में हो? मैं धर्मशाला कॉलेज और सेकेंड ईयर में हूँ। परसों से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आपका नाम है आ रहा है और आरोप लग रहा है कि आपने रैगिंग की है पल्लवी नाम की लड़की से। तो ये गंभीर आरोप आप पे लगा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इसमें मेरा नाम लिया जा रहा है, हर्षिता और आकृति, हम तीनों लड़कियों का नाम लिया जा रहा है। तो हम उसकी बैचमेट थी फर्स्ट ईयर में पल्लवी की। तो कोई क्लासमेट कैसे रैगिंग कर सकता है? और हमने कभी कॉलेज में रैगिंग देखी नहीं और ना हमने कभी की और ना हमारे साथ कभी स्कूल में रैगिंग हुई। जी, तो ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है आपके ऊपर? क्या वजह है? मैम, ये आरोप पता नहीं क्यों लगाया जा रहा है हम तीनों लड़कियों पर। पल्लवी मेरी क्लासमेट भी थी स्कूल टाइम में 2 साल से। तो हमारा स्ट्रीम भी अलग अलग था। मैंने कभी उससे बात नहीं की, बट मेरी फर्स्ट ईयर में उससे बात हुई थी मुस्कान के थ्रू, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और उसके बाद
मेरी उससे बात हुई पल्लवी से, मुस्कान के थ्रू। और फिर बाद में इन्होंने ये बताया कि कोई 3rd ईयर की लड़की है जिसने रैगिंग की है, बट उसके बारे में हम ना जानते हैं और ना हमें पता है कोई प्रूफ। और जब ये रैगिंग का पूरा मामला था, आप कहाँ थे? उस दिन हमें अशोक सर ने बताया था कि कोई लड़की है 3rd ईयर की जिसने रैगिंग की है, तो हम भी शौक में थे क्योंकि पल्लवी मेरी सहेली रह चुकी है, वो मेरी भी फ्रेंड है। मैं मानती हूँ कि उनकी फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ है, पल्लवी को न्याय मिलना चाहिए, बट हमने रैगिंग नहीं की है पल्लवी की। आप पे सीधा तौर पे जो है उनके पिताजी और उनके घर के परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है, आप बच्चों का नाम लिया है और साथ ही प्रोफेसर अशोक के बारे में भी कहा है कि छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। तो ये सब क्यों हो रहा है, कुछ क्या वजह है? मैम, अशोक सर निर्दोष हैं और उन्होंने हमें 1st ईयर में पढ़ाया है। वो ज्योग्राफी के टीचर है और जहाँ तक मुझे पता है मुझे अनकंफर्टेबल नहीं हुआ सर के साथ कि सर ने ऐसा किया होगा, या उस नज़र से मेरे को कभी नहीं देखा, तो मुझे नहीं लगता सर ने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि सर हमेशा हमारे साथ हंसते खेलते बात करते और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सॉल्यूशन कुछ भी पूछना हो तो वो हमें अच्छे से बताते थे और कभी वैसे टच वगैरह या कुछ उस नज़र से हमें कभी भी नहीं देखा। और इसमें लो कास्ट का भी बताया जा रहा है कि वो लो कास्ट की है और मैं खुद लो कास्ट से बिलोंग करती हूँ, वो लड़कियां भी लो कास्ट से बिलोंग करती है, तो हम क्यों रैगिंग करेंगे किसी की और उसको चिढ़ाएंगे, क्यों करेंगे हम ऐसा? और ये मामला पूरा इतना बिगड़ क्यों गया? मतलब आप कह रही हैं कि रैगिंग नहीं की है आप कह रही हैं कि रैगिंग नहीं की है आप लोगों ने, और वहां पे बड़े आरोप लगे हैं कि बाल भी काटा गया है और चाकू गले पे लगाए गए आपके द्वारा पल्लवी के, तो क्या कहना चाहेंगी? मैम, एक बात है जो मुझे आपको बतानी है, सबको बतानी है। तो ये बात है कि जब मैं 1st ईयर में थी मुस्कान के साथ, पल्लवी के साथ, तो एक बार मुझे पल्लवी का कॉल आया अचानक से, तब मुस्कान भी थी मेरे साथ, तो उसने बोला कि मैं करने जा रही हूँ। तो उस वक्त हम उसे बचाने गए थे और उसने मुझे बताना नहीं समझा अच्छा, तो उसने मुस्कान को पर्सनली बताया कि मैं करने जा रही है। फिर उसके बाद मैंने उसके फादर को कॉल की ताकि कल को हमारे ऊपर इल्जाम ना आए कि मेरी लड़की इनकी वजह की है। तो हमने उसके फादर को बताया कि आपकी लड़की कर रही है और आपकी अपने लड़के को थोड़ा समझाओ और उसको बताओ कि वगैरह नहीं करना है। और तो उसके फादर बोलते कि उसने आपको बताया नहीं। मैंने बोला मेरे को कुछ नहीं बताया उसने। तो उसके फादर ने वो चीज़ रिकॉर्डिंग पे रखी थी और वो रिकॉर्ड कर ली वो चीज़। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। तो फिर पल्लवी घर आती है तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी कहाँ पे है। तो मैंने उनको बोला कि अंकल आ रही होगी, शायद रास्ते में होगी, पहुंच रही होगी वो घर। तो उन्होंने बोला कि बोला मैंने पल्लवी को सब कुछ बता दी, तेरी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। तो मैंने बोला अंकल मैंने कौन सा झूठ बोला, मैं सिर्फ सच बता रही थी ताकि कल को मेरे पर इल्जाम ना आए, क्योंकि उसने मेरे को ही कॉल की थी। तो फिर वो लड़की बोलती कि मोनिका तू झूठ बोल रही है, तूने क्यों बोला। फिर उसके फादर ने पूछा कि तू करने क्यों गई थी। तो उस लड़की ने बोला कि मैं मुस्कान की वजह से करने गई। ऐसा कुछ हो सकता, कुछ ना कुछ रीजन तो है ना जिसकी वजह से वो कर रही। कोई अपने बेस्ट फ्रेंड के पीछे क्यों सुसाइड करेगा। और मेन बात ये कि वो उसके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी हमेशा से। और आपको क्यों लगा ऐसा कि उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है? मैम क्योंकि वो डरी रहती थी ना हमेशा से कि उसके फादर, एक बार ना मुझे उन्होंने कॉल किया था के मामले के बाद ही उन्होंने कॉल किया था और उन्होंने बोला था कि अगर कुछ भी होता है तो पल्लवी अगर किसी भी लड़के के साथ दिखती तो आपने मेरे को फोटो भेजनी है उस चीज की। वो रिकॉर्डिंग भी पल्लवी के फोन में पड़ी होगी। तो मैं पुलिस से यही विनती करती हूँ कि पल्लवी की फोन की जांच की जाए अच्छे से। तो एंड में मैं यही बोलूंगी कि पल्लवी को ही न्याय नहीं मिलना चाहिए। हम 3 लड़कियां और जो सर है, अशोक सर है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। हम 5 को न्याय मिलना चाहिए इस चीज के लिए। ये बोलूंगी कि जो असली रियलिटी है वो पल्लवी के फोन से ही आएगी और मुस्कान के फोन से। ये सब कुछ पता लग जाएगा कि क्या मामला है और
इसमें क्या बोला गया है, जो हमारा नाम लिया गया है, क्या वो सच है या फिर नहीं। तो सुना आपने, यहाँ पर जो लड़की है जिसे आरोपी बनाया गया वो साफ साफ कह रही है कि जो बच्ची पल्लवी है वो खुद को पहले भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुकी है। यहाँ तक कि एक बेस्ट फ्रेंड का भी जिक्र हो रहा है कि उसकी कोई स्कूल में कोई फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, उसको लेकर सोचिए वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने जा रही थी, धमकी दे रही थी कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं अपनी आपको ख़त्म कर लूँगी। तो इस तरीके से पल्लवी का रवैया था कॉलेज के अंदर, वो लोगों से कटी कटी रहती थी, ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। और यहाँ तक कि जो कमौलिका है, जो इस केस का एक अहम किरदार है, वो जब सामने आई तो उसने बताया कि पल्लवी के जो पिता थे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, काफ़ी सारे बैरियर्स थे उनकी फैमिली के अंदर और पल्लवी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करती थी। जो कमौलिका है उसने सारी कहानी बताई और एक एक चीज़ का जो पूरा निचोड़ है वो सामने रखा और उसने कहा कि वो पहले अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। तो एक बार मैंने उसके पिता को कॉल करके कहा था कि अंकल बचा लीजिए आपकी लड़की को, अभी भी वक्त है। इसके बाद एक बाइट या यूँ समझिए एक चेहरे से मैं और आपको मिलाती हूँ, ये वो फ्रेंड है जिसने पल्लवी की मदद की। एक बार पल्लवी को कॉलेज के अंदर ही पैनिक अटैक आ गए, डिप्रेशन के अटैक आ गए, जिसके बाद वो खुद उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे वो दोस्त। अब वो क्या बता रहे हैं, क्या सारी चीज़ें कहानी निकल कर आ रही हैं, आप वो भी समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि इस केस में क्या चीज़ें छुपाई जा रही हैं। ऐसा कुछ मामला मैंने आज तक सुना नहीं है, खास करके हिमाचल में अपने कॉलेज में सुनना तो बड़ी दूर की बात है। पहले मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि रैगिंग का जहां तक विषय है, तो हाँ, रैगिंग के बारे में सुनने में अवश्य आया था कि उस दिवंगत आत्मा जिसकी डेथ हो गई दुर्भाग्यपूर्ण, उसके साथ में किसी हद तक हुई थी, लेकिन ये बातें ना कॉलेज के सामने लाई गई और ना उस लड़की ने कभी मेंशन की। बाद में बातें निकली हैं, तो इस मामले में अभी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं कि क्या सच्चाई क्या सच्चाई नहीं। और जहां तक दूसरा विषय, हमारे अशोक कुमार जी जो इस कॉलेज के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फर्स्ट ईयर में भी उन्होंने मेरे को पढ़ाया और सेकंड थर्ड ईयर में बेशक वो मेरे अध्यापक ना सही, लेकिन प्रोफेशनल रूप से और पर्सनल रूप से कई बार उन्होंने कई ऐसे विषयों में मेरी मदद की है जहां पे मैं कॉलेज में कई बार बड़े गंभीर स्थिति में था। और जहां तक मामला रहा सेक्सुअल हरासमेंट का, तो सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में जो जहां तक मैंने सुना है, सर पिछले 15 साल से अधिक इस कॉलेज में और 9 वर्ष उन्होंने स्कूल में भी अपनी सेवाएं दी हैं। सर ने आज तक किसी कक्षा में किसी छात्रा का मामला रहा हो या फिर किसी छात्र का मामला रहा हो, किसी के साथ में हाथ उठाने का मामला तो क्या उनके ऊपर ऊंची आवाज से बात करते हुए मैंने आज तक नहीं उनको सुना है। और हमारी कॉलेज के अध्यापिकाओं के साथ में भी वो केवल विनम्र स्वरों के साथ में बात करते हैं और हमेशा झुकी हुई नजरों के साथ में बात करते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि जहां तक जातीय डिस्क्रिमिनेशन का मामला उनके ऊपर लगाया जा रहा है, मेरा ये केवल अपना मत है, मैं भी इस मामले में पूर्ण रूप से कोई अपनी जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, मेरा अपना मत है कि जो व्यक्ति खुद एक बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करता है वो दूसरी बैकवर्ड क्लास की लड़की को क्यों ऐसे डिस्क्रिमिनेट करेगा। और सेक्सुअल हरासमेंट का मामला जो है वो मुझे इस मामले में बिल्कुल विश्वास नहीं कि हमारे सर इतना घिनौना काम कर सकते हैं। मैडम, जहां तक मुझे लगता है, मुझे भी शुरू में लगा था कि हाँ, जिस तरीके की दिवंगत आत्मा की लड़की के उसके प्राण निकले इस डिप्रेशन की वजह से और जिस वजह से वो गुजर रही थी, मैं उसकी मानसिक उत्पीड़ना का खुद गवाह हूं। एक तरीके से मैंने उसको एक बार खुद हॉस्पिटल में डिप्रेशन और दर्द के मारे तड़पते देखा और मेरी सचमुच उस टाइम पर रूह कांप उठी थी। उस कॉलेज में पल्लवी पढ़ रही थी, उस दौरान भी उसको ऐसे अटैक आए। तो सोचिए, जब एक लड़की बार बार इस तरह से बीमार हो रही है तो परिवार ने उस वक्त ही उस बच्ची पर ध्यान क्यों नहीं दिया? कौन सी ऐसे वजह थी, क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से पल्लवी जो है वो दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी, उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बनती जा रही थी और वो खुद को ही इसका जिम्मेदार मानने लग गई थी, जिसकी वजह से जब उसने दम तोड़ा तो उसकी जो हालत थी वो आप खुद देख सकते हैं किस कदर हो गई थी। अब यहाँ पर एक और सबसे अहम किरदार है, वही किरदार जिन पर साफ साफ आरोप लगा दिया गया है। प्रोफेसर अशोक जो कॉलेज में ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और इन पर आरोप लगाया गया पल्लवी की तरफ से। उस वक्त जब वो मौत के मुंह में जाने वाली थी, उसने कहा कि टीचर्स उसे, जो टीचर हैं, जो सर हैं, वो गंदी जगह उसे छूते हैं, उसे टच करते हैं, उसे अच्छा नहीं लगता, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, सारी चीज़ें कही गई। और जब अशोक सर से सारी कहानी पूछी जाती है तो कहानी कुछ और ही निकलती है। पता लगता है कि जिस लड़की है, जिसके परिवार के द्वारा कहा गया कि वो एक
पेपर में सिर्फ 1 नंबर से फेल थी। पता लगता है कि वो तीन पेपर्स में फेल हो गई थी और वो उस वक्त स्कूल जब गई थी सितंबर के महीने में, तो एक टीचर के पास गई और सर से बार बार बोल रही थी कि सर प्लीज़ 1 नंबर की बात है, किसी तरह एडजस्ट करके मुझे सेकेंड ईयर में ले लीजिए। इस पर वहाँ पर अशोक सर जो प्रोफेसर थे वो पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, अगर बात एक की होती तो हम कुछ करते भी। आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो तो कम से कम करेक्शन के पेपर तो दे लो, जब आप उनमें पास हो जाएंगी आप अपने आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगी। आप सुनिए प्रोफेसर अशोक का वर्जन, जिन्हें माता पिता के बयान के आधार पर, उस बच्ची के जो लास्ट वीडियो में उसने जो लाइनें कही उसके आधार पर आरोपी बनाया गया, FIR दर्ज की है। उनकी भी बात सुनिए कि वो इस पूरे केस में क्या कह रहे हैं और आपको समझ में आएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें इस केस में छुपाई जा रही हैं। सर मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी डिग्री कॉलेज धर्मशाला में कार्यरत। जो जैसा कि आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जितने भी आरोप लगे हैं और जो आरोप लगे हैं उनकी जांच चल रही है, जांच हो रही है और जो कुछ भी जांच में आएगा तो उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मैं दोषी ठहराया जाता हूँ, जो भी सजा मेरे को मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ और उस लड़की के लिए भी न्याय मिले जिसने कि अगर इस चीज को बोला है कि मेरे इस तरह से मेरी मृत्यु हुई है तो उसकी आत्मा को भी शांति मिले। तो मेरी भी समझ से बड़े हैं सर, अब किस तरह से क्यों कैसे ये आरोप लगा दिए ये मेरी समझ से तो परे है। अब पता नहीं उन्होंने किस बेस पे लगाए होंगे, जो जांच आएगी उस जांच में पता चल जाएगा। उसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया यही है कि अगर निलंबित करने से जल्दी जांच हो जाती है और सभी को न्याय मिल जाता है तो इसके लिए भी ठीक है, सरकार ने ठीक ही किया होगा। जो प्रशासन कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है ताकि निष्पक्ष जांच जो वो हो जाए और उस लड़की के लिए भी न्याय मिले और उस दिवंगत आत्मा के लिए भी न्याय मिले और मेरे को भी न्याय मिले, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरी भी 2 बेटियां हैं। देखिए जी, रैगिंग का ऐसा है कि जब रैगिंग होती है तो स्टूडेंट जो कॉलेज में, इतना बड़ा कॉलेज है, इसमें अलग अलग कमेटीज बनी हुई हैं और उन कमेटीज के रिगार्डिंग हमारा कॉलेज प्रशासन जो वो 0 टॉलरेंस रखता है। और अगर उनको लगता था कि मेरी रैगिंग हुई है, किसी लड़की ने उस लड़की को प्रताड़ित किया है, तो उनका बनता था कि वह मतलब जो रैगिंग कमेटी है या सेक्सुअल हरासमेंट का है उनसे वे कंप्लेंट करते ताकि वह मतलब कॉलेज प्रशासन तक वह चीज आती और एक्शन लिया जाता। अगर वो चीज आई नहीं, मतलब उन्होंने पेश ही नहीं किया या कोई कंप्लेंट ही नहीं की, तो अब ऐसे कैसे किसी को क्या पता लगना कौन कैसा है, क्योंकि यहाँ पे हजारों की तादाद में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो अब कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है तो वो तो तभी पता चलेगा जब उसकी मतलब कोई कंप्लेंट करेगा। इसके संबंध में कोई मतलब उन्होंने संपर्क नहीं किया, लेकिन जब से वो लड़की बीमार हो गई थी तो बीमार होने के बाद उन्होंने एक बार उसके पापा ने फोन किया था कि मेरी बेटी को मतलब ये डिप्रेशन में चली गई है और मतलब इस तरह से बीमार है, अगर कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैंने कहा जी देखिए कि चलो वो तो चली गई होगी, हम तो जल्दी कामना करते हैं। मैंने बोला कि ठीक हो जाए, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसको। मतलब जब उन्होंने फोन किया, इस सेशन की बात है, मैंने कहा सर वो मेरी स्टूडेंट नहीं है, मैं उसको नहीं पढ़ाता हूँ। तो बोलते कि उनका फोन नंबर दीजिए। मैंने कहा जी कोई नहीं, मैं फोन नंबर दे दूंगा, कोई बात नहीं। फिर मैंने बाद में बात देता हूँ क्योंकि मैं बाहर था। और फिर जब उनसे मैंने संपर्क साधा, जो दूसरे टीचर थे, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है भाई, सेकंड ईयर की स्टूडेंट है वो और ऐसे ऐसे फोन कर रही है। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, मैं बात करता हूँ, मेरे को फोन नंबर दो। तो उन्होंने फिर मैंने उनको फोन नंबर दे दिया था, शायद उन्होंने बात करी होगी। नहीं, वो तो देखिए कि अब जब कॉलेज में आती है कोई स्टूडेंट आता है तो हमें तो सारे ठीक ही लगते हैं। कोई क्लास में ऐसी कोई कभी बीमार हुई हो या कभी मतलब किसी तरह की कोई हाइपरटेंशन हो जाती है, इस तरह की कोई चीज है या इससे कुछ सिम्टम रहे हो, वो तो उस टाइम तो नहीं थे, वो तो नजर नहीं आए। तो मतलब उस टाइम तो नहीं थे। लेकिन अगर जहां तक कि आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि आपका ही क्यों नाम है, तो मुझे लगता है कि वो रिजल्ट जैसे निकला था फेल हो गई होगी, तो उसको टेंशन होगी
और टेंशन की वजह से मतलब जब उन्होंने पूछा था कि मेरे को अगली क्लास में एडमिशन लेने दीजिए, तो हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि बेटा ऐसे नहीं होता, एज पर नॉर्म आपको जो वो फर्स्ट ईयर में ही एडमिट होना होगा या डिमोट होना होगा। जैसे ही आप बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन की, तो जैसे रिजल्ट रिवैल्यूएशन का आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएंगे, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, ना तो डिमोट होने के लिए लगेंगे ना तो प्रमोट होने के लिए लगेंगे, अगर आपने फीस वगैरह अगर जमा करवाई हो। सर इसके एडमिशन के लिए कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन सब कुछ होता है सर। स्पेशली कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई मेरी उनसे। अभी जब तक कि नेक्स्ट मतलब हियरिंग नहीं हो जाती तब तक के लिए तो है। फिर जब भी जो भी उन्होंने आरोप लगाए तो आरोप के मुताबिक जो भी होगा वहां पे कोर्ट में मतलब जो न्याय मतलब कोर्ट में होगा, आगे की क्या प्रोसीडिंग है, अब न्यायालय की क्या क्या चीजें होती है, अब इसके बारे में मुझे भी पता नहीं, मैं भी ज्यादा नहीं इसके बारे में नॉलेज रखता हूँ, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। नहीं अभी तो नहीं बुलाया, लेकिन जब भी बुलाएंगे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और मैं मतलब 24 घंटे तैयार हूँ कि जब भी प्रशासन मेरे को या पुलिस बुलाएगी तो मैं तैयार हूँ, मतलब ताकि जल्द से जल्द जो वो मतलब उसकी जांच हो जाए और बच्ची को भी न्याय मिले, जो उस दिवंगत आत्मा को भी न्याय मिले और मेरे को भी न्याय मिले, मतलब ताकि जल्द से जल्द काम हो सके। देखिए कि जैसे अभी चला है, जैसे जैसे आगे का जो जो चीजें होती जाती हैं तो उसके मुताबिक ही होगा ना जी, अपील वगैरह जो भी होगी तो क्या क्या डिसीजन आते हैं तो उसके मुताबिक आगे की कार्यवाही जो होगी। तो सुना आपने, हमने आपको शुरुआत में उस लड़की का वीडियो दिखाया, उस लड़की की दोस्त की का जुबानी सुनाई और उस दोस्त की भी जुबानी सुनाई जिसने मदद की थी पल्लवी की हॉस्पिटल ले जाने में। उस प्रोफेसर की भी बात सुनाई जिन्होंने और जिन पर आरोप लगा कि इन्होंने लड़की के साथ छेड़छाड़ और गंदी हरकत की है। खुद सीएम ऑन कैमरा आकर कहते हैं कि लड़की ने जो वीडियो थी उस लड़की में बहुत सारे दावे किए हैं, इसलिए तत्काल प्रभाव से इन प्रोफेसर साहब को नौकरी से सस्पेंड कर दिया जा रहेगा। लेकिन यहां पर जो ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम चीजें तो निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कहीं से भी जो पुलिस है, जब हमने जांच पड़ताल की, पूछा कि अरे आपसे इतनी लेट कैसे हो गया, आप जांच पड़ताल पहले कर लेते, तो पता ये लगा कि 20 दिसंबर के आसपास परिवार ने पहली बार सीएम हेल्पलाइन में फोन कर मदद मांगा। उसके बाद कहीं पर जाकर पुलिस थोड़ी सी एक्टिव होती है और उसमें भी पुलिस को आने में थोड़ी सी लेट हो गई। और ये जब लड़की की मौत होती है 26 दिसंबर के आसपास, तब उसका एक तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है, पोस्टमार्टम नहीं होता है। ऐसे में जो लड़की के साथ जो असली में जो चीजें हुई थी, अब कभी भी किसी के सामने भी सच बाहर नहीं आ सकता है। वो वीडियो जरूर है जिसमें कॉलेज से लेकर तमाम दोस्तों पर आरोप जरूर लगे हैं। जो कमलिका है, जो उसकी जो दोस्त है, उसने ये जरूर कहा है कि जो पिता है वो अक्सर उस पर नजर रखते थे, बार बार ये कहते थे कि किसी लड़के के साथ वो घूम तो नहीं रही है। ये ऑन कैमरा कमलिका ने, आपने सुना भी होगा, उसने दावा किया कि अगर जिस तरीके से जो उसके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो कम से कम जो पल्लवी का फोन है उसमें हर एक फोन रिकॉर्डिंग होती है, उस रिकॉर्डिंग को निकालकर पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए। पुलिस को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में हमने आपको कॉलेज की तरफ की सारी लोगों की बाइट सुना दी, लेकिन एक बैलेंस न्यूज वही न्यूज होता है जो दोनों तरफों की जो न्यूज है वो आप तक पहुंचा है। और ऐसे में जो उनके पिता हैं उन तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो ऑन कैमरा कुछ बताने को राजी ही नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि जो उनके पिता, जो पल्लवी के पिता हैं, उन्होंने क्या क्या मुसीबत और क्या क्या दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ी और उन्होंने ऑन कैमरा क्या कहानी बताई, पहले वो सुनिए, फिर आपको आगे की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। दुख वाली घड़ी तो आई है सर, बच्चे के साथ गलत तो हुआ ही है सर, और गलत भी कॉलेज से हुआ सब कुछ। ठीक है जी, इनके प्रोफेसरों ने किया है, प्रोफेसर अशोक ने किया हुआ है, और आपने वो वीडियो देखी होगी सारा कुछ, जो बच्चा खुद अपने मुंह से बोल रहा है। बच्चा इतना तक बोल रहा है कि पापा पूछा उसको कि बाहर आपने पापा को भेज दे बाहर, तो बोला नहीं पापा को रहने दो। वो कितनी दर्द में होगी और कैसे सहन करके उसने बोला होगा बच्चे ने कि पापा को बाहर नहीं भेजना, पापा को इधर। वो कुछ बताना चाह रही कि पापा आप भी सुनो कि मैं अपनी लड़ाई, बच्चा देखो कैसे लड़ रहा है। और उनको शर्म आनी चाहिए कॉलेज वालों को, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं वहां पर, और
ये सर ऐसे करेंगे, इनका तो बाबरा खुलेगा, कल को और बच्चे भी जाएंगे, उन बच्चों का क्या बनेगा। तो आपकी बेटी ने क्या बताया आपको कि किस तरह का दुर्व्यवहार जो है उसके साथ कॉलेज में हुआ? सर मेरे बच्चे ने किया मेरे को फोन किया, मैं पालमपुर से आ रहा था, मेरे बच्चे ने मेरे को किया फोन, बोलते पापा, बोला मेरे को लड़कियों ने मारा। बोला मैंने किसने मारा? बोलती लड़कियों का नाम लिया उसने ना। बोला वो लड़कियां हैं, बोले इन्होंने मेरे को मारा, अंशिता, आकृति, फिर उसका नाम मोनिका, गौरी, ये सारे इकट्ठे थे, लड़कियों ने मारा। मैंने बच्चा को क्या हुआ? बोला फिर मैं अभी थोड़ा दूर था मैं, फिर वहां से मैं जब निकला हूं वहां से निकला हूं तो मैंने रास्ते में अपनी वाइफ को फोन किया, मैंने ऐसी बात हुई है, मैंने जल्दी इसको भेज को घबरा गया मैं उस वक्त, उसके एकदम से घबरा गया। फिर मैंने भेजा, अपने बेटे को भेजा, मैंने जाके आया तो ये कॉलेज के बाहर थी और रो रही थी ये। फिर इसको लेके इसका भाई घर में आ गया, फिर मैं क्लॉक टावर के पास पहुंचा, फिर मैंने इसकी बेटी के फोन में फोन किया, बेटा तू कहाँ पर है? इसकी मदर ने फोन उठाया, बोलती बेटा बच्चा आ गया, घर में आ गया, बोला ऐसी बात हुई है, बोला रो रही है बहुत ज्यादा। मैंने बोला कुछ बताया इसने? तो नहीं बोला। फिर मैंने जब इसके पास खड़ा हूं तो ये बहुत ज्यादा रोई है, पापा बोला ऐसे बात हुई है, बोला मेरे को मारा। बोला अच्छा। उसके बाद ना बच्चा ना थोड़ा सहम सा गया, चुप हो गया, जैसे डरता है ना, बच्चा डर गया कि बच्चे को मारा गलत तरीके से, बच्चे को घुट के मारा हुआ, गले से पकड़ के मारा हुआ, बच्चे को घुट के मारा हुआ, डराया हुआ, बच्चे को भगाया हुआ, बच्चे को। बच्चा इतना घबरा गया हुआ था कि बच्चा घर में आके चुपचाप सहम गया बिल्कुल ऐसे ना। मैंने बोला बच्चे टेंशन लेनी है। अच्छा उसके पास मैं पूरी रात नहीं हिलाऊं, बैठा रहूं उसके पास में, बच्चे के पास बैठा रहूं। फिर यहाँ पर नवरात्रों के दिन थे, यहाँ पर मैंने जोत रखी थी, यहाँ मैंने बैठा रखा बच्चे को, मैंने बच्चे यहाँ बैठ, कोई बात नहीं, तू मेरे पास बैठ। कि जब पूजा चलती तो नीचे बैठते घर कमरे रूम में नहीं, फिर मैं यहाँ पर उसको लेके बैठा हूँ। फिर बच्चा फिर बोलता पापा, फिर बोलता नहीं मेरे को कमरे में सोना, फिर मैंने उसको सुला दिया, मैंने तो सो जा, बुखार भी था उसको, था हल्का फुल्का ना। फिर अगले दिन उसको बुखार आया है, हल्की फुल्की उसने दवाई ली है, बच्चा सो गया, फिर दवाई लेके सोया रहा, शाम को उठा है वो। अच्छा मैंने बोला तो इसका मूड फ्रेश होने देते, जब इससे तब बात करते हैं। अगले दिन बोलती पापा मेरे को, उससे अगले दिन पापा तीसरे बोलते पापा मेरे को ऊपर लेके चलो। बोला मैंने बोला यहाँ नहीं पढ़ना मेरे को, कॉलेज नहीं पढ़ना मेरे को कंप्यूटर पढ़ना है, तो ज्योति मैडम के पास मेरी एडमिशन करवाओ। फिर मैं इसको लेके गया हूँ ज्योति मैडम के पास, वहां पर जाके इसकी एडमिशन करवाई है। एडमिशन करवा के हम जैसे घर में आए हैं तो लड़की कमरे के अंदर आई है और जोर जोर से बोलने लगी मेरे को मार दोगे, मेरे को मार दोगे। मैंने बोला इसको क्या हुआ बच्चे को? एकदम से मैं इतना डर गया, मेरे को तो पहले से डर लग रहा था कि कुछ हो ना इसको, तो इससे मैं हो रहा मेरे को मार दोगे। बच्चा अंदर से बाहर निकला, यहाँ से मार दोगे। रास्ते में मेरे को पापा मेरे को आपने आवाज लगाई, वो डिप्रेस में तो धीरे धीरे मैं उससे खुल के कोई बात भी नहीं करता, कॉलेज की भी मैंने उससे बात नहीं की, तेरे को ऐसे हुआ सा। मैं सोच रहा कि इसको कुछ हो ना। घर से बाहर निकली, यहाँ से बोलते बोलते अड़ोस पड़ोस सारा इकट्ठा हो गया मेरा। फिर इसको उठा के मैं यहाँ लाया हूँ, घर में लाया हूँ, उसको बैठाया, उसको आराम से बैठाया, उसको जबरदस्ती बैठाया मैंने, बच्चे बैठ, कुछ नहीं होता, मैंने बैठ। फिर इसको डॉक्टर के पास ऐसे नॉर्मल से हमारा लोकल डॉक्टर है उसके चेक कराया, फिर लेके आ गई, इसको बैठाया यहाँ पर। इसको 10 दिन तक मैंने घर में रखा, मैंने धीरे धीरे ठीक होगी, कोई नहीं, आज होती कल होती। फिर इसकी तबीयत लगी रहे खराब। फिर इसको हाँ जी, बच्चे में कभी पहले डिप्रेशन की दिक्कत थी या कब से शुरू हुई? कोई डिप्रेशन की दिक्कत नहीं थी सर, बच्चे को हरास किया हुआ था बच्चा, तभी डिप्रेशन में आया हुआ। और बस में ये मामला रहा और कहाँ आपने ट्रीटमेंट कराया? देखो सर, फिर बच्चा मैं घर में लेके आया हूँ यहाँ से, फिर मैं सीधा ले गया हूँ फोर्टिस में जाके इसने अपनी फिंगर का ना से जोर से चबाया। फिर उसको लेके मैं सेक्रेटरी वालों के पास टांडा में, बच्चा टांडा में रहा, कुछ टाइम एडमिट रहा। फिर एडमिट रहने के बाद फिर बच्चे को मैं घर में लेके आया हूँ, मैंने लांबा लिया, वहां से छुट्टी ली, घर में ले आया हूँ, घर में रही है। फिर इसको यहाँ पर हमारे अनीता मैडम है सेक्रेटरी की धर्मशाला में, बहुत अच्छी डॉक्टर है। फिर हमने उनको दिखाया, जाके मैडम को दिखाया कि मैडम जी ये बच्चे को आप देखो। बोलते ठीक है। बोला हाँ ये बीमार तो है, डिप्रेशन में है, बोला है ना, फिर डिप्रेशन में है। तो बच्चे को ऊपर जाके चेकअप उन्होंने किया है, करने के बाद बोलते ठीक है मैं दवाई लिखती हूँ। फिर उन्होंने दवाई दी है इसको,
दवाइयों के दिन थे, 3 दिन की दवाई दी इन्होंने, खाई है, अच्छी दवाई खाती रही वो। फिर ना उसने सर पकड़ा ऐसे जोर से ना, दवाई खाती रही, ठीक रही है ऐसे, फिर ऐसे सर पकड़ा, फिर बोलती पापा मेरे को दर्द हो रहा है। बोला यहाँ पर ना टांडा की भी चलती रही, वहाँ पर वो सेक्रेटरी बनी है, दवाइयाँ और डिप्रेशन की आपको पता है दवाइयाँ चलती। तो फिर बोलते पापा मेरे को, तभी वही लड़कियों का नाम ले रही थी, वैसे ही ले रही थी। जब वो टांडा में थी तो वहां पर भी नाम लेती थी, फिर यहाँ पर आई तो यहाँ पर भी इसने घर में भी वही नाम लेना। अच्छा फिर जब टांडा में से घर में लेके सेक्रेटरी वालों के पास गया हूँ, दवाई दुई इसको ली है, फिर इसने सर पकड़ा, फिर मैं यहाँ से तुरंत ले गया सिविल हॉस्पिटल धर्मशाला। तो कब डेथ कहाँ हुई और कब हुई? देखो सर, डेथ तो इसकी लुधियाना में हुई है। टांडा से मैं टांडा गया हूँ, टांडा रहा हूँ 2 दिन, 1 दिन रहा हूँ, उससे अगले दिन मैं सिटी में गया हूँ, 2 दिन सिटी में रहा हूँ, 16 दिन मैं वहां पर रहा हूँ अपना पठानकोट महाजन मेडी सिटी में रहा हूँ बच्चे को लेके। वहां पर वेंटिलेटर में थी बच्ची, 3-4 दिन के लिए वेंटिलेटर में थी। वहां से निकली बच्ची ने वहीं वीडियो बनाई, वहां मैं चुप हो गया। मैंने बोला मेरे बच्चे को ठीक करना है, ये सब बातें बाद में होती रहेगी, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मेरे बच्चा ठीक हो जाएगा, फिर देखते हैं। मैंने बोला क्या करना है। मैं डरा भी था, मैंने बोला कि यहाँ पर कोई कुछ कर ना दे, इस चीज से भी डरा था। अगर सोशल मीडिया में लेके जाता या किसी में लेके जाता, मेरे बच्चे पर कोई ऐसा हमला हो जाता, मैं क्या करता। तो इस चीज से भी मैं डरा हुआ था सर। मैं ऐसा है कि फिर वहां से मैं सीधा घर में आया हूँ, यहाँ 9 दिन रहा हूँ मैं। यहाँ से सीधा DMC लेके गया मैं लुधियाना में जाते इसको वेंटिलेटर में रखा, ICU में रखा था 4थी मंजिल में। तो जैसे कि वहां पे उनकी डेथ हो गई, डेथ वहाँ सर, डेथ 10 दिन के, फिर वहां से मैं अपना वर्मा, अरुण वर्मा है तो उनके पास रहा हूँ। तो अरुण वर्मा है, वहां पर मैंने बच्चे को, वहां से मैं शिफ्ट हो गया अरुण वर्मा को। बेटी मेरी बिल्कुल ठीक होके आई है वहां से। 10 दिन यहाँ काटे उसने बड़े आराम से काटे है। फिर मैं वापस दवाई लेने गया हूँ लुधियाना में, दवाई लेके आया हूँ। दवाई उसने खाई है, सुबह खाना खाया, उसके बाद उसने सर रख दिया डिप्रेशन में उसने सर रख दिया हुआ। फिर उसने उठी नहीं, उसके बाद उसने सुबह 2 बार मम्मी को बार मारी, मम्मी मम्मी। फिर उसने मेरा जोर से हाथ पकड़ा है, फिर मैंने एम्बुलेंस को बुलाया, यहाँ से उठाया, सीधे इसको DMC ले गए। जैसे कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि 29 जुलाई के बाद बेटी जो है वो नहीं मतलब कॉलेज आई, और दूसरी बात वो इस चीज को अभी डिनाई भी कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में वो वहाँ की छात्रा नहीं थी। तो सर ऐसा है ना, इन्होंने तो झूठ बोलना ही है ना। अब ये झूठ बोलेगे, ठीक है। एक तो बच्चा बीमार हुआ, वो जा नहीं पाया, वो कॉलेज कैसे जाता, ठीक है जी। दूसरी बात, उसने क्लास लगाई है, उसका पढ़ा हुआ है ना, बुक ही पढ़े ही है, उसने नोट्स लगाए हैं वहां पर, वो बुकें पढ़ी है। इसके फोन में वो चल रहा था, ये ग्रुप में ज्वाइंट हुई थी सब में। अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, शायद उसका ग्रुप भी काटा जाए। तो एक और बात कि आपने पहली बार पुलिस में शिकायत कर दी, और ये कह रहे थे कि बेटी बीमार होने के चलते आपने शिकायत वापस ली थी। क्या किया था? शिकायत को आपने वापस लिया था, आपने पहले शिकायत दी। देखो सर, फर्स्ट ईयर में ये बच्ची पहले गई थी, ठीक है, लेकिन उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं जो अभी हुआ है, ठीक है, वो पहले की बात है। फर्स्ट ईयर में जब इसने एडमिशन ली थी, मैं प्रिंसिपल के बकायदा गया था, बच्चा था कोई, तो ये ऐसे हाथ देख रही थी बच्चों का ना, बच्चे देख ही लेते एक दूसरे का, ये बेटा भाई तेरे को ये है, तेरे को ये है, तो दूसरी लड़की भी दिखाने, तीसरी भी लगी दिखाने, तो वो लड़की हुई तो कॉलेज का माहौल कर रही खराब, तो ऐसे कर रही है, वो लड़की लड़ने लग पड़ी, इसको गंदी गंदी गालियां निकालने लग पड़ी लड़की। तो बच्चा मेरा जब उसके पास गया, बोला भाई तुम मुझसे बात कर, दीदी आप गाली क्यों निकाल रही हो? बोला गाली निकालने का मतलब नहीं, मतलब जब मैंने आपको कुछ गलत बोला ही नहीं, आप गाली मत निकालो। तो बस उसने ऐसे बोला, बस बच्चे को ना, वो बच्चा आगे गया होगा, तो बच्चे को उसने कुछ किया है, मतलब उसने ना उसको गाली वाली निकाली करो, बस लड़ने को ही है बच्चे के साथ। मतलब बेटी के साथ जातीय भेदभाव होता था, और रैगिंग इसकी हुई है, क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, रैगिंग हुई है, बिल्कुल रैगिंग हुई है। अब देखो जी, ये तो सर आपको भी पता है कि रैगिंग ही है ना। और दूसरी बात, ये बच्चे के साथ इतना कुछ हो तो सब अपने मुंह से बोल रही है सर, इससे बड़ी बात क्या है। और ये जो सर है, अब मेरा तो बच्चा चल गया ना, मेरा बच्चा चल गया, आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ ना हो। अब जैसा कि बेटियां तो सर सबकी है, और ज्यादा करके बेटियां ही टारगेट होती है, और ऐसे भेड़िए बैठी है स्कूल में, कॉलेज में, ऐसा काम कर रहे हैं वो,
और प्रिंसिपल को एक्शन लेना चाहिए, उसको उसके फेवर में जा रहा है, वो एक्शन लेने के बजाय उनके फेवर में जा रहे हैं। जैसे कि बेटी की डेथ हो गई, उस टाइम अभी बेटी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। नहीं जी। अब पुलिस के पास मामला गया है, एफआईआर इसमें जरूर हुई है 3 लड़कियों के खिलाफ और जो एक प्रोफेसर थे उनके खिलाफ। अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और कैसे इसको? सर ये इंसाफ चाहिए पूरा, ठीक है, पूरा इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची नहीं रही है लेकिन इंसाफ चाहिए, पूरा इंसाफ चाहिए। वो आदमी, वो अशोक भी अंदर होना चाहिए और लड़कियों को भी सजा मिलनी चाहिए। और रही बच्चे की बात, उसको भी, वो बच्चे स्वर्ग में बैठा हुआ ना, अभी पता ही है आपको कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ ना हो। तो सुना आपने कि किस तरीके से पिता दर दर भटक रहे थे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल, और वो तंग आ चुके थे कि जिस भी हॉस्पिटल में जाते जो बेटी की जो तबीयत है वो ठीक ही नहीं होती, और बेटी बार बार कॉलेज के तमाम लोगों पर आरोप लगा रही थी। लेकिन जब हमें बहुत सारी अंदर की बातें जरूर पता है अभी, क्योंकि जांच पड़ताल चल रही है, तो हमें बोला गया है कि आप तक वो सारी बातें ना बताई जाएं। लेकिन हमारी कोशिश जरूर होगी, जब भी इस केस में कोई भी नया अपडेट आए हम आप तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो अंदर की जो बातें हैं, जो हमें पता है कि असल में उस लड़की के साथ क्या हुआ है, कौन वो लोग थे, लेकिन क्योंकि केस अभी ऑनगोइंग है, जांच पड़ताल चल रही है, तमाम जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, जो दिल्ली से एक बकायदा एक टीम गई है, ह्यूमन राइट्स की एक टीम गई है, जो खुद वहां के पुलिस वाले अलग तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं। कॉलेज की एक अंदरूनी एक इंक्वायरी बिठाई गई है, जहां पे प्रिंसिपल साहब ये कहते हैं कि आज तक कभी भी उस लड़की ने कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं दिया गया कि वहां पर उसके साथ रैगिंग की जा रही है। जो बच्चे दबी जुबान ये भी कहते हैं कि इस कॉलेज में अगर कोई छींकता भी है तो उसकी भनक भी हर किसी को लग जाती है। अगर ऐसी सारी चीजें होती तो तमाम तरीकों से वहां पर अलग अलग जो स्टूडेंट के संगठन हैं वो इसका विद्रोह करते, विरोध करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। दबे जुबान बहुत सारी चीजें होती हैं और एक तरीके से अचानक से सोशल मीडिया पर चीजें जब वायरल होती है तब जाकर हर किसी की नजर इन पर पड़ती है। प्रोफेसर का कहना है कि देखिए, अगर मुझे सस्पेंड करने से इस केस में कोई भी मदद मिलेगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। जो लड़की के पिता हैं वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें इंसाफ मिले, जो उनकी बेटी के साथ जाती हुई है उन्हें उनकी बेटी के लिए इंसाफ मिले, और जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द जेल के अंदर डाला जाए। और जो 3-4 सहेलियों के नाम लिए गए हैं इनकी भी जांच पड़ताल चल रही है। ऐसे में पुलिस को फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि उनका एक भी गलत कदम बच्चों का भविष्य उजाड़ सकता है। लेकिन हमारी तमाम दर्शकों से, क्राइम तक के दर्शकों से दरख्वास्त है कि कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बने। एक अच्छी स्टूडेंट बनने से पहले, एक अच्छे प्रोफेसर बनने से पहले, एक अच्छे माता पिता बनने से पहले हम अगर एक अच्छे इंसान के रूप में अपने आप को पेश कर पूरी दुनिया के सामने रखें तो दुनिया शायद कुछ अच्छी तो जरूर हो जाएगी। जो अभी की दुनिया है उसमें बहुत ज्यादा गलतियां हैं, एक दूसरे से जलन की भावना है, एक दूसरे के लिए ईर्ष्या की भावना जो रखने से जो गुस्सा पनपता है उस गुस्से को कम करने की जरूरत है। ऐसे में हमारी कोशिश थी कि इस वीडियो के जरिए आपको बता सकें कि धर्मशाला जो जगह है उस कॉलेज के अंदर जो चीजें हुई वो आप तक पहुंचाई जाए, ताकि जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं अगर उनके पास भी कुछ अलग जानकारी है, उस कॉलेज के स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास भी कुछ अलग जानकारी है तो हमारे साथ वो साझा जरूर करें। हम कोशिश करेंगे क्राइम तक के दर्शकों तक पल्लवी की असली कहानी पहुंचाने की, क्योंकि जो चीजें आपको दिख रही हैं शायद वो सच हो या नहीं भी हो, हम बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तब तक देखते रहिए मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।